नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियोस में जैव विविधता के अर्थ, परिभाषा, स्तर, मेगा डाइवर्सिटी देश, जैव विविधता हॉटस्पॉट और IUCN, जैव विविधता का संरक्षण और भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। और यहीं पर आगे हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर भारतीय स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण। हमने लास्ट पढ़ा था भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान के बारे में। भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी इस टॉपिक में जुड़िएगा और चर्चा करते हैं हम लोग आगे। भारत में जैव विविधता के संरक्षण पर भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान कल पढ़ा था। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह संस्था भारत में जीव जंतुओं की गणना व सर्वेक्षण का कार्य करती है और यह संस्था गठन 1 जुलाई 1916 किया गया। संस्था का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इस संस्था का प्रतीक चिन्ह गौर नामक जंतु है। और इस संस्था के भारत में 16 क्षेत्र कार्यालय, जिनमें से एक राजस्थान के जोधपुर जिले में है। ये कुछ बातें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और अगला हमने पढ़ा था, याद करिए, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह संस्था भारत में पेड़ पौधों संबंधी गणना व सर्वेक्षण का कार्य करती है। इसका गठन 1890 में, मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इस संस्था प्रतीक चिन्ह बरगद का वृक्ष और इसका कार्यालय भारत के लगभग सभी जिलों में है। ठीक है, धन्यवाद सभी को। टॉपिक में जुड़ते हैं हम लोग और जल्दी से आगे टॉपिक पे देखते हैं। बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। और टॉपिक में आगे चर्चा करते हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक का। ठीक है अनिल जी, आप भी देखिए इधर, जल्दी से टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लास्ट हमने यहाँ पर देखा था, याद करिए, हमने जो हेडिंग्स बनाई थे, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। अगला है हांगुल हिरण परियोजना। हांगुल हिरण परियोजना, ठीक है। हांगुल हिरण परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं। 8-10 बातें यहाँ पर चर्चा कर डालेंगे। हांगुल हिरण परियोजना छोटी छोटी परियोजना है, तो जल्दी जल्दी हम लिख डालेंगे। हांगुल हिरण परियोजना। हांगुल हिरण परियोजना। यह एक छोटे आकार की हिरण है। यह एक छोटे आकार की हिरण है। छोटे आकार की हिरण है। इसके संरक्षण हेतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण परियोजना। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण परियोजना। सन 1970 में प्रारंभ की गई। कल जो पढ़ा था वहीं से आगे चर्चा कर रहे थे। कल इतना पढ़ा था। कल वाला कौन सा टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं बचा है। कल वाला जो टॉपिक था उसी से आगे प्रारंभ किया है। कल वाले टॉपिक से ही हमने आगे प्रारंभ किया है।
छोटे बड़े रिलेटेड जो भी तथ्य है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, क्या है वगैरह, वो लास्ट में हम चर्चा करेंगे। सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर उसमें आ जाएगा। प्रत्येक चिन्ह बरगद का वृक्ष और लगभग सभी कार्यालयों में है। ये हमने लास्ट पढ़ा था, याद करिए, भारतीय वनस्पति शास्त्र सर्वेक्षण संस्थान। इसी से आगे पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक छोड़ा नहीं है यहां पर आगे। संरक्षण परियोजना 1970 में प्रारंभ की गई थी। तो अंगुली रण है, छोटी रण है, तो यहां पर नाम इंपॉर्टेंट आएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क है जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में इसका संरक्षण किया गया था, हंगुल हिरण का। अगला देखते हैं परियोजना के बारे में। कस्तूरी मृग परियोजना, यह भी एक हिरण है, आगे चर्चा कर देंगे। अनिल जी, आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया है, धैर्य रखो थोड़ा सा। मैंने कहा टॉपिक समाप्त होने के बाद अपने मन मर्जी है जो प्रश्न हो वो आप रख देना, लास्ट में फैक्ट लिखवाऊंगा, और मैं छोटे बड़े फैक्ट और भी बहुत सारे हैं, सारे लिखवा दूंगा। तो लास्ट ही देखे कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में। लास्ट यहां पर जो हमने देखा कस्तूरी मृग परियोजना, छठी और सातवीं कस्तूरी मृग परियोजना। तो यहां से अभी हम देख रहे हैं हंगुल हिरण और कस्तूरी मृग परियोजना। यह हिरण उत्तराखंड का राज्य पशु है। उत्तराखंड का राज्य पशु है। यह हिरण उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। इसके संरक्षण हेतु सन 1972 में उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। तो उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है, संरक्षण के लिए 1972 में परियोजना प्रारंभ की गई। केदारनाथ अभयारण्य में इसके संरक्षण परियोजना चलाई गई। यह हिरण की प्रजाति यह हिरण की प्रजाति, यहां तक नोट कर डालिए, यह हिरण की प्रजाति उत्तराखंड के बद्रीनाथ अभयारण्य और हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभयारण्य में पाई जाती है। यहां तक नोट कर डालिए, यह हिरण की प्रजाति उत्तराखंड के बद्रीनाथ अभयारण्य में वह हिमाचल प्रदेश के शिकारी देवी अभयारण्य में पाई जाती है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, यहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर कहलाता है, देखिए, हांगुल हिरण परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना। अगला है ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना, ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना के नाम से। जल्दी से नोट कर डालिए इसको, 2 लाइन जल्दी से नोट करें। फिर ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना, ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना। ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना। IUCN का मुख्यालय ग्लांड में है। मॉर्गस निकट में एक छोटी जगह हो सकती है, मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में। ठीक है अनिल जी, मुझे आप यही लग रहा है आप दिन भर यही खोज करते रहते हैं सर को, बस कहां पर फंसाएं, कहां पर पकड़ने काम करें। आप पढ़ने का ध्यान रखें केवल यहां पर, बस। ठीक है, आपको लग रहा है तो वो नोट कर ले जनाब, लेकिन यहां पर आप पढ़ने में ध्यान रखें, फालतू बातों पर चर्चा नहीं करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप यहीं पर ध्यान रखें। बार बार एक ही बात का कमेंट नहीं करें। पिछला जो पढ़ा दिया सारा एक बार जिस दिन लास्ट कंप्लीट करूंगा, आप अपनी समस्याएं सारी ढूंढ के रख लेना। उस समय जो भी दिक्कत हो आप पूछ लेना। उस समय बीच में फालतू बातें कृपया करके नहीं लिखे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करें औरों को भी, और मुझे भी करने का प्रयास नहीं करें। आप यहां पढ़ने का ध्यान रखें केवल। तो यहां पर देखिएगा, एक कछुए की प्रजाति बता रहा हूं, नाम कहलाता है ऑलिव रिडले टर्टल के नाम से जाना जाता है। यह कछुआ कहलाता है ऑलिव रिडले टर्टल के नाम से जाना जाता है। ऑलिव रिडले टर्टल के इस कछुए के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई थी 1975 में। 1975 में संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। 1975 में 1975 में ओडिशा राज्य के भीतरकणिका अभ्यारण्य में, ओडिशा राज्य है वहां पर अभ्यारण्य भीतरकणिका अभ्यारण्य, वहां पर इसके संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई। ओडिशा राज्य का भीतरकणिका अभ्यारण्य में एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम कहलाता है गहीर माथा। गहीर माथा क्षेत्र में इस कछुए के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई। और गहीर माथा क्षेत्र में ये पर्टिकुलर वो स्थान इसलिए प्रसिद्ध है, वहां पर एक कछुए अपने अंडे देता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है गहीर माथा क्या है, तो गहीर माथा है अर्थात ओडिशा राज्य के भीतरकणिका अभ्यारण्य का एक क्षेत्र है जहां पर ऑलिव रिडले कछुआ अपने अंडे दिया करता है। यह कछुआ मुख्य रूप से 3 देशों में पाया जाता है। मध्य अमेरिका के देश मैक्सिको, कोस्टारिका और भारत। ये सभी यहाँ पर इन 3 देशों में पाया जाता है कछुआ, कोस्टारिका, मैक्सिको व भारत। तो उसमें इन 3 देशों में प्रसिद्ध है, नाम कहलाती है अर्थात ऑलिव रिडले टर्टल के नाम से जाना जाता है। कछुए की प्रजाति है, भारत में बड़ा प्रसिद्ध है, अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहीं पर मैं इसके बारे में लिखूंगा। यह एक प्रकार का कछुआ है। इसके संरक्षण हेतु परियोजना सन 1975 में ओडिशा राज्य के भीतरकणिका अभयारण्य में चलाई गई। इस अभयारण्य का सेंचुरी जिसे कहें, अभयारण्य मतलब सेंचुरी, नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय पार्क। इस अभयारण्य का
गहिरमाथा क्षेत्र इस अभ्यारण्य के गहिरमाथा क्षेत्र में यह कछुआ अपने अंडे देता है। अंडे देता है। तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य नाम कहलाता है भितरकणिका अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भितरकणिका अभ्यारण्य कहां पर है? ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है, ऑलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए। और ये क्षेत्र भी बड़ा प्रसिद्ध है, गहिरमाथा क्षेत्र। तो गहिरमाथा क्षेत्र इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। एग्जाम में कई बार आया गहिरमाथा क्या है, तो गहिरमाथा एक स्थान है भितरकणिका अभ्यारण्य के अंतर्गत जहां ऑलिव रिडले कछुए अपने अंडे देता है। तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओडिशा में तटीय क्षेत्र का नाम है गंजम तट कहलाता है। बिल्कुल सही कह रहे मंजीत जी। तो गंजम तट के निकट में स्थित है गहिरमाथा क्षेत्र, वहां पर ही अपने अंडे देता है, उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कहलाता है। अगला देखिएगा, यह कछुआ मेक्सिको, भारत व कोस्टा रिका में पाया जाता है। मध्य अमेरिका के देश है मेक्सिको और कोस्टा रिका। मेक्सिको, भारत और कोस्टा रिका देशों में पाया जाता है। कोस्टा रिका, मेक्सिको, भारत में पाया जाता है। ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। नाम कहलाता है ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना के नाम से। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना। ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना के बारे में हो गया यहां पर। तो ये कहलाता है ऑलिव रिडले टर्टल परियोजना के नाम से। कछुए की प्रजाति है और अभ्यारण्य का नाम महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य वगैरह जो सवाल पूछे जाते हैं नॉर्मली जो महत्वपूर्ण होते हैं उनसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कई बार लगता है भितरकणिका अभ्यारण्य क्यों पूछा है, उसके पीछे कारण है ऑलिव रिडले टर्टल के संरक्षण के लिए पूछा गया है। तो ये गहिरमाथा क्यों पूछा गया, क्योंकि इसमें स्थान है जहां पर अंडे देता है ये कछुआ। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट कहलाती है। अगला देखिएगा, अगली जो परियोजना है हमने यहां पर देखी थी, अगली परियोजना देखिए, थामिन हिरण परियोजना। थामिन हिरण परियोजना के नाम से। तो नाम कहलाता है थामिन हिरण परियोजना। थामिन हिरण एक छोटे आकार की हिरण है। इसके संरक्षण हेतु परियोजना सन 1977 में मणिपुर राज्य के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में चलाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। भारत का मैं कह सकता हूं नंबर 1 इंपॉर्टेंस वाला राष्ट्रीय पार्क है। एक नंबर पर रख सकता हूं, बल्कि रणथंभौर से भी ज्यादा प्रसिद्ध, जो भारत में टाइगर के लिए फेमस है, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध, विश्व लेवल पर ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? यह एक झील के बीच में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के झील के बीच में स्थित है। झील में जब पानी की मात्रा ज्यादा आती है, नदियों का जल जब आता है, तो बीच में जो राष्ट्रीय पार्क है वो दलदली भूमि के रूप में पानी का प्रवाह आता है, तब हिलने लगता है। इससे राष्ट्रीय पार्क दलदली भूमि जैसा हिलने लगता है, तो विश्व का एकमात्र झूलता हुआ या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। नाम कहलाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। विश्व का एकमात्र झूलता हुआ या तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के नाम से। यहां पर झील है, झील का नाम कहलाता है लोकटक झील। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर का, मणिपुर राज्य में लोकटक झील के मध्य में है। नाम कहलाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। झील में जब पानी की मात्रा खूब आती है, बीच में दलदली भूमि है, और ये दलदली भूमि होती है, ऐसे हिलने लगती है, तो इसी को मणिपुर थामिन हिरण का है। संगाई हिरण का एक हिरण की प्रजाति है, नाम कहलाती है संगाई हिरण। संगाई हिरण भी कहलाती है, या थामिन हिरण का है, एक ही बात है। संगाई हिरण या थामिन हिरण एक ही बात कहलाती है। संगाई हिरण, थामिन हिरण का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। नाम कहलाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के नाम से। तो यहाँ पर संगाई हिरण या थामिन हिरण का संरक्षण किया जाता है, तो ये प्रसिद्ध है। नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। एक ही बात है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में थामिन हिरण का है या संगाई हिरण का है, एक ही बात है। दोनों का नाम एक ही है, संगाई हिरण या थामिन हिरण। तो इसका संरक्षण इस राष्ट्रीय पार्क में किया जा रहा है, थामिन हिरण या संगाई हिरण का। मैं यहाँ यहीं पर लिख दे रहा हूं, सही बताया आपने, संगाई हिरण। संगाई हिरण या थामिन हिरण का संरक्षण किया जाता है, तो राष्ट्रीय पार्क कहलाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। इसके बारे में यहां पर बातें नोट करवा रहा हूं। यह राष्ट्रीय पार्क मणिपुर की लोकटक झील के मध्य में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ या झूलता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झूलता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह कहलाता है थामिन हिरण या संगाई हिरण के संरक्षण के लिए परियोजना 1977 में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में। राज्य का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार राज्य का नाम पूछा जाता है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, कंफ्यूज करने के लिए राज्य का नाम क्या कहलाता है? मणिपुर राज्य। तो कहलाता है मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क।
एसआई वाले टॉपिक में है आपके सिलेबस में। जैव विविधता टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है और अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, एसआई में, आरएस में, यूपीपीसीएस अनेक सारे एग्जामों में सिलेबस में है। एसआई का जो आरएस का एसआई का सिलेबस एक ही है, तो दोनों में ये टॉपिक है वहां पर, और कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये कहलाता है थामिनी रण के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पार्क कहलाता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क के नाम से। अगला है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, अगला लिखवा रहा हूं 10वां नंबर, भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारतीय वन्य जीव बोर्ड। अगला जो हमारा टॉपिक है 10वां बिंदु था, यहां पर हमने लास्ट देखा था थामिनी रण परियोजना, और अगला है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के नाम से। देखिए एक संस्था है, संस्था का नाम कहलाता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के नाम से। दिल्ली में इसका मुख्यालय, 1952 में इसका गठन किया गया था, 1952 में इसका गठन किया गया था। तो 1952 में, हाँ जो थामिनी रण बताई आयुष्मान की रेड डाटा बुक में वो भी शामिल है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था 1952 में दिल्ली के अंतर्गत। यह संस्था भारत सरकार को जैव विविधता संबंधी अधिनियम बनाने में या जीव जंतु संबंधी कानून बनाने में, नियम बनाने में सहायता करती है, सलाह एवं सुझाव देने का कार्य करती है। भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए अर्थात जागरूकता अभियान चलाती है कई सारे। जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह नहीं चलता, वैसे ही जीव जंतुओं के लिए विभिन्न भारत के विभिन्न भागों में जैव विविधता अभियान चलाती है, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अभियानों का संचालन करती है। नाम कहलाती है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारत में जितने भी जंतुआल हैं उन जंतुआलों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड। एक जंतुआलय से दूसरे जंतुआलय में जीव जंतु का जब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण किया जाता है, तो इसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। तो इसकी स्वीकृति पहले आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए इलाहाबाद के अभ्यारण्य से लेकर इलाहाबाद के जंतुआलय से बेंगलोर जंतुआलय में, कोई बेंगलुरु जंतुआलय में जीव जंतुओं का ट्रांसफर करना और बेंगलुरु से इलाहाबाद करना है, तो अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, तो इससे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और इसी को कहते हैं भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारत के विभिन्न जंतुआलयों या अभ्यारण्यों के अंतर्गत जीव जंतुओं के ट्रांसफर या स्थानांतरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करता है। नाम कहलाता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारत सरकार को जैव विविधता संबंधी अधिनियम सलाह देता है, जागरूकता अभियान चलाने कार्य करता है। तो संस्था का नाम कहलाता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के नाम से। 1952 में गठित किया गया था, दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। दिल्ली में संस्था गठित की गई थी, नाम है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के नाम से। देखिए आप कभी जू में, सफारी में, कहीं जैव जंतु संबंधी जंतुआलय में कहीं घूमने जाते हैं, तो आप देखिए वहां पर टाइम निर्धारित होता है, इतने से इतने बजे। वो टाइम निर्धारित करने का कार्य कौन करता है? वो टाइम निर्धारित करने का कार्य करता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। सप्ताह में एक दिन छुट्टी रखी जाएगी, जीव जंतुओं को भी रेस्ट देना चाहिए, तो एक दिन का जो अवकाश घोषित करता है वो इसकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, जंतुआलय संबंधी नियम बनाती है और उनको लागू करने का कार्य करती है। सर विदेश से ट्रांसफर हो तो किसके परमिशन लेनी होगी? तो किससे परमिशन लेंगे? पर्यावरण वन मंत्रालय, भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय वही है, उससे स्वीकृति लेनी होगी। विदेश से कोई जंतु मंगा रहे हैं तो केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री वो उससे स्वीकृति देंगे। तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री होगा, विदेश से कोई जंतु आ रहा है तो उनकी अर्थात स्वीकृति होगी पर्यावरण वन मंत्रालय की, तभी भारत में जंतु आ पाता है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड। इस संस्था का गठन सन 1952 में दिल्ली में किया गया।
यह संस्था भारत सरकार को देश में राष्ट्रीय पार्कों, जंतुआलयों, अभयारण्यों, सेंचुरीज की स्थापना हेतु सुझाव देने का कार्य करती है। सुझाव देने का कार्य करती है। तो इस संस्था कार्य कहलाता है सुझाव देती है। यह संस्था भारत सरकार को जीव जंतुओं संबंधी नियम, कानून, अधिनियम बनाने में सहायता एवं सुझाव प्रदान करती है। यह संस्था भारत में जंतुआलयों संबंधी नियम बनाने का कार्य करती है। यह संस्था भारत के विभिन्न जंतुआलयों में जीव जंतुओं के स्थानांतरण को स्वीकृति प्रदान करती है। स्वीकृति प्रदान करती है। विभिन्न जंतुओं में जीव जंतुओं के स्थानांतरण को स्वीकृति प्रदान करती है। यह संस्था भारत में जीव जंतुओं संबंधी जागरूकता अभियान चलाती है। जागरूकता अभियान चलाती है। तो इस संस्था का नाम कहलाता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो संस्था कहलाती है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। महत्वपूर्ण संस्था है। ये सारे इसके कार्य 1952 में गठित की गई।
तो ईयर इसका महत्वपूर्ण है, याद रखना है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड के नाम से नोट कर डालिए इसको। आगे देखते हैं और हमारे जो कई सारे बिंदु हैं, अनेक सारे बिंदुओं पे चर्चा करें। जैव विविधता में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे बिंदु कवर कर डालेंगे। अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, अभी मन में आपके भी कई सारे प्रश्न होंगे, धीरे धीरे सबके उनके समाधान आते जाएंगे। देखिएगा जो जो आगे बढ़ते जाएंगे समाधान आते जाएंगे। हो गया भारतीय वन्य जीव बोर्ड। अगला है गिर सिंह परियोजना के नाम से, गिर सिंह परियोजना। प्रश्न कल आप टेस्ट में दीजिएगा, बढ़िया से टेस्ट में कल देना। अभी तो मैं अभी प्रश्न सॉल्व नहीं करूंगा, टॉपिक कवर कर डालते हैं। कल आप टेस्ट में दीजिएगा, 25 के 25 प्रश्न सारे जैव विविधता संबंधी है, तो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूं सारे यहाँ पर, तो उनसे रिलेटेड सारी बातें पूछेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी रखिएगा। जो पिछला पढ़ा है सारा आपको पढ़ के रखना है। तो यहां पर देखिए हमने लास्ट अगला जो देखते हैं जैव विविधता संबंधी, नाम कहलाता है गिर सिंह परियोजना। गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात राज्य में, शेरों के संरक्षण हेतु परियोजना। तो गिर सिंह परियोजना के बारे में यहां पर देखते हैं। शेर का फोटो दर्शा रखा है, लॉयन, गिर सिंह परियोजना। गुजरात राज्य का गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में आता है, नाम कहलाता है गिर राष्ट्रीय पार्क, जूनागढ़ जिले में। जूनागढ़ है गुजरात राज्य में, वहां पर गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और भारत में ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में शेर केवल कहां पर पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय पार्क में ही पाए जाते हैं, गुजरात राज्य में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य में प्राकृतिक रूप से नेचुरल जंगलों में शेर कहीं पर भी नहीं पाया जाता, मैंने पहले भी चर्चा की थी। तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय पार्क। यहां पर इसके संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी वर्ष 2006 में, 2006 में 2006 में इसके संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की गई थी। नाम कहलाता है गिर सिंह परियोजना के नाम से। वर्तमान में भारत में या कहते हैं एशिया में शेरों की संख्या अगर नेचुरल रूप से पूछा जाए तो गिर राष्ट्रीय पार्क में उतना ही होगा। तो यहां पर शेरों की संख्या 674 है, 674 674 शेर हैं, 674 शेर पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय पार्क में। तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, 674। 2020 की काउंटिंग के अनुसार 2020 में इनकी लास्ट काउंटिंग की गई थी, तब शेरों की संख्या थी 674। बीकानेर में वो जूनागढ़ का किला है, ये जो गिर राष्ट्रीय पार्क है जूनागढ़ जिले में आता है, जूनागढ़ जिला, यहां पर जूनागढ़ जिला है, गुजरात राज्य का गिर राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य का गिर राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय पार्क में शेरों की संख्या 674 है।
यह जंतु IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतु की सूची में शामिल है। शेरों के संरक्षण के लिए भारत में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जरा बताइए अपने नॉलेज से। भारत में एशियाई शेरों के लिए, लॉयंस के संरक्षण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कौन व्यक्ति इसके प्रचार के लिए कार्य करता है? बताएं जरा मुझे कमेंट करके, कौन सा व्यक्ति इसके प्रचार के लिए कार्य करते हैं? भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कौन से व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए मुझे। भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कौन से व्यक्ति को भारत में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो शेरों के प्रचार के लिए कार्य करते हैं, उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं? नाम बताएं जरा। भारत में शेरों के संरक्षण के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमिताभ बच्चन को शेरों के संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गुजरात सरकार ने। कई बार ऐड भी आता है गुजरात सरकार का, सेव द लॉयंस करके टीवी में ऐड आते हैं अमिताभ बच्चन के। तो शेरों के संरक्षण, भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो लिखिएगा यहां पर, भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह कहलाता है एशियाई शेरों संबंधी 2006 में परियोजना प्रारंभ की गई। इनके संरक्षण हेतु 2006 में परियोजना प्रारंभ की गई। तो अगली लाइन ये लिखवा रहा हूं, एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु परियोजना वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई। 2006 में परियोजना प्रारंभ की गई थी। ये सारी बातें इससे इंपॉर्टेंट है लॉयंस के नाम से। तो देखें, लॉयन प्रजाति के कई सारे जंतु होते हैं, आपने नाम सुना होगा। लॉयन प्रजाति के कई सारे जंतु होते हैं, उनमें नाम सुना होगा आप लोगों ने। शेर होता है जिसे लॉयन कहें या एशियाई शेर कहें, लॉयन कहें, एक ही बात है। टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, नाम सुने होंगे अनेक सारे। और ये तो इनमें कौन सा भारत में पाया जाता है और कौन सा नहीं पाया जाता है, यूपीएससी आईएएस प्री में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, लॉयन क्या होता है, टाइगर क्या होता है, लेपर्ड क्या होता है, बगेरा क्या होता है, पैंथर किसे कहा जाता है, जैगुआर किसे कहा जाता है, अनेक सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो कौन कौन से भारत में पाए जाते हैं और कौन से भारत में नहीं पाए जाते हैं, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर चित्रों के साथ में दर्शाऊंगा और यहाँ पर वर्णन करेंगे कौन सा भारत में पाया जाता है और कौन सा भारत में नहीं पाया जाता है। तो लॉयंस देखिए शेर हैं,
पहला हम चर्चा करते हैं शेरों के बारे में। शेर भारत में पाए जाते हैं, लॉयंस है वो भारत में पाया जाता है, अर्थात गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय पार्क में। एशियाटिक लॉयन कहें या शेर कहें, एक ही बात है, वो भारत में पाया जाता है। मैं यहां पर अगला आपके सामने दर्शा रहा हूं, देखें, यही चार्ट बनाकर मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। शेर कहें या एशियाई शेर कहें या लॉयन कहें, एक ही बात है। दूसरा जंतु होता है, नाम कहलाता है टाइगर या हम कहें बाघ। इंग्लिश में टाइगर, TIGER, टाइगर कहते हैं। पैंथर कहें, बगेरा कहें या लेपर्ड कहें, एक ही बात है। मैं भी सारे जंतु दर्शाऊंगा, देखिएगा यहां पर मुख्य अंतर क्या है। और चौथा जो जंतु है नाम कहलाता है चीता। प्यूमा व जैगुआर मिलते जुलते जंतु है, लगभग एक समान ही है। ये जंतुओं के बारे में देखिए, इनमें से भारत में कौन सा पाया जाता है और भारत में कौन सा नहीं पाया जाता है। भारत में पाया जाता है और नहीं, तो मैं आपको पहचान बता रहा हूं। एशियाई शेर या लॉयन है वो भारत में पाया जाता है। यह जंतु भारत में पाया जाता है, एशियाई शेर या लॉयन है। चित्र के रूप में मैंने भी आपको दर्शाया था। लॉयन है भारत के अंदर पाया जाता है, गुजरात राज्य के अंतर्गत। अगला है टाइगर या बाघ, ये भी भारत में पाया जाता है। 52 टाइगर रिजर्व है, हमने पढ़ा था। यह जंतु टाइगर होता है, धारियों वाला ऐसा जंतु, यह भारत में पाया जाता है। टाइगर कहें या बाघ कहें, एक ही बात है, यह भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी कहलाता है, यह भारत में पाया जाता है। पैंथर या बगेरा, लेपर्ड कहें जिसे हम, लेपर्ड कह दें, पैंथर कह दें या बगेरा कह दें, यह जंतु भी भारत में पाया जाता है। इसका फोटो देखेगा, मैं आपको दर्शाऊंगा। यह कहलाता है पैंथर या लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसे धब्बे होते हैं इसके अंदर कई सारे, तो ये पैंथर या लेपर्ड कहलाता है। यह जंतु भी भारत में पाया जाता है। लेपर्ड कहें, तेंदुआ कहें, इसी का दूसरा नाम और आपने सही कहा, तेंदुआ भी कहा जाता है, यही कहलाता है, तेंदुआ भी इसी को कहते हैं। तेंदुआ, पैंथर, बगेरा, लेपर्ड, एक ही बात है। यह जंतु भी भारत के अंतर्गत पाया जाता है। ये तीनों जंतु भारत में पाए जाते हैं। लेपर्ड को ही तेंदुआ कहा जाता है, बगेरा कहा जाता है, पैंथर कहा जाता है, एक ही बात है। फोटो मैंने जो दर्शाई। चीता जंतु यह भारत में नहीं पाया जाता है। चीता जंतु भारत में नहीं है। भारत में अंतिम बार 1952 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थान पर देखा गया था। इसके बाद समाप्त हो गया था भारत से। पहले भारत में चीता हुआ करता था, अब चीता नहीं पाया जाता है। चीता जंतु है, भारत में नहीं पाया जाता। पैंथर पाया जाता है, चीता नहीं पाया जाता है। तो चीता जंतु पहले था भारत में, 1952 में लास्ट देखा गया था आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर स्थान पर। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थान पर देखा गया था, पहले भारत में था, इसका तात्पर्य। तो लेपर्ड तो आज भी है और ये भी पाया जाता है, टाइगर भी और शेर भी, तीनों जंतु भारत में। चीता भारत में नहीं पाया जाता, लेकिन भारत सरकार हाल ही में योजना बना रही है ईरान देश से चीता भारत में लाकर स्थापित करने की। और मध्य प्रदेश राज्य का एक अभ्यारण्य नाम कहलाता है कूनो पालपुर अभ्यारण्य, वहां पर चीते को लाकर स्थापित करने की योजना भारत सरकार की चल रही है काफी समय से।
तो कई बार पेपर में आता रहता है, चर्चा में रहता है कि भारत सरकार है वो ईरान देश से चीता मंगवाएगी और यहाँ पर कूनो पालपुर अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश राज्य का। ये कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि भारत में चीते को बसाने की योजना कहाँ पर चल रही है, तो परियोजना का नाम कहलाता है, स्थान का नाम कूनो पालपुर अभ्यारण्य। कूनो पालपुर अभ्यारण्य में लाकर बसाने की योजना चल रही है, नाम कहलाता है, चीते के नाम से जाना जाता है। तो चीता जंतु है। अगला देखिए, दर्शाता हूं चीता जंतु के बारे में केवल इतना सा अंतर होता है चीते और, देखिए यहां पर मैं कल फोटो उसकी दर्शाऊंगा। पैंथर और चीते में अंतर ही होता है। यहां पर देखिए जो चीता होता है उसके यहां पर काले रंग का ऐसे निशान होता है, मुंह पर ऐसा इस तरह का काले रंग का निशान होता है, ये चीते की पहचान होती है। यहां पर काले रंग का एक बड़ा सा निशान होता है काले रंग का, वो कहलाता है चीता जंतु। और ये जबकि कहलाता है पैंथर के नाम से। ये इसकी मुख्य पहचान होती है, काले रंग का यहाँ पर निशान सा बन रखा होता है, वो कहलाता है चीता। चीता भारत में नहीं पाया जाता, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो भारत में चीता नहीं पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक जंतु होता है शेर प्रजाति का, ही अगला जंतु होता है पीमा या जगुआर के नाम से, यह भी भारत में नहीं पाया जाता है। यह केवल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। जंतु का नाम क्या रहता है? पीमा व जगुआर के नाम से। चीता पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में खूब पाया जाता है, और जगुआर और प्यूमा जंतु पाया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जंतु पाया जाता है। तो ये इसके लिए सारे प्रसिद्ध है। और इसी पैंथर में एक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं हिम तेंदुआ कहा जाता है, स्नो लेपर्ड कहा जाता है, स्नो लेपर्ड के नाम से। हिम तेंदुआ या जो बर्फीले क्षेत्रों में रहता है भारत में, हिम तेंदुआ भी पाया जाता है। तो देखिए 5 जंतु बताए मैंने, शेर, टाइगर, पैंथर या तेंदुआ या बगीरा या लेपर्ड कहें, चीता और प्यूमा व जगुआर। प्यूमा जगुआर और चीता तो भारत में नहीं पाया जाता, ये तीनों जंतु भारत में पाए जाते हैं। चीता भारत में 1952 में लास्ट बार देखा गया था, अब ये चीता भारत में नहीं पाया जाता है, यह जंतु भारत में नहीं है। तो ये नाम कहलाते हैं भारत में जो जंतु पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल आता है चीता भारत में पाया जाता है, नहीं, चीता भारत में नहीं पाया जाता है। चीता भारत में पहले था, 1952 के बाद में भारत में समाप्त हो चुका है, अब भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और भी कई सारी पहचान है। ये तो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ज्यादा चर्चा करूंगा तो इससे मैं और लंबी चर्चा कर सकता हूं कि पैंथर में और टाइगर में क्या अंतर है, लेपर्ड और इसमें चीते में क्या अंतर है। बहुत सारी पहचान है इनकी, लेकिन आपके लिए अब इतना काफी है, नहीं तो पूरा वाइल्ड लाइफ में ही चले जाएंगे हम। ठीक है, टाइगर और लॉयन में स्ट्रांग कौन होता है? ये तो डिस्कवरी चैनल देख के आ जाता है, कई बार लॉयन को स्ट्रांग माना जाता है। टाइगर और लॉयन में लॉयन स्ट्रांग होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, डिस्कवरी चैनल प्रोग्राम आते हैं उसमें कई बार बताते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाई संबंधी बात नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक पैंथर की प्रजाति होती है, नाम कहलाता है स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ ये हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में निवास करता है, यह जंतु भी भारत में पाया जाता है। स्नो लेपर्ड कहा जाता है। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए वर्ष 2009 में संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2009 में संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। यह जंतु भी भारत में पाया जाता है, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। जंतु का नाम कहलाता है हिम तेंदुए के नाम से जाना जाता है। चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे, हम कहां कहां पाया जाता है, कौन से अभ्यारण्य में, हमारा टॉपिक आएगा तब आगे चर्चा कर डालेंगे। तो यहां पर मैंने गिर सिंह परियोजना का वर्णन आया तो यहीं पर आपके सामने चर्चा कर दी है। तो आगे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक। तो गिर सिंह परियोजना हमने चर्चा कर दी, ब्रांड एम्बेसडर यहां पर मैंने चर्चा कर डाली, ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना के नाम से, तो अगली है गिद्ध संरक्षण परियोजना। वल्चर गिद्ध कहें,
अगला है गिद्ध संरक्षण परियोजना। वल्चर कहते हैं, गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध जंतु कहा जाता है, मृतक बख्शी के नाम से जाना जाता है। जो कई सारे जीव जंतु जब मर जाते हैं तो उनके सड़े गले मांस को खाता है और मांस को खाकर अपना गुजारा करता है। तो ये प्रकृति में क्या है, स्वीपर की भूमिका निभाता है, प्रकृति को साफ सुथरा रखने में योगदान देता है। ये जंतु अगर नहीं हो तो पर्यावरण संतुलन है वो काफी बिगड़ जाता है। इस जंतु का काम है सड़े गले मांस के अवशेषों को खाना, सड़े गले जीव जंतु खाना। तो जब कोई भी जंतु खाता है, शेर ने भी शिकार किया, हाँ, प्रकृति का या पृथ्वी का सफाई कर्मी जंतु कहलाता है, नाम कहलाता है गिद्ध के नाम से। अगर मान लीजिए शेर ने कोई शिकार किया, जंतु खाया, तभी जो छोटे बड़े मांस के टुकड़े बिखरे हुए से रहते हैं, फैल जाते हैं, उससे गंदगी, कचरा, बीमारी, कई सारे वायरस, बैक्टीरिया फैलते हैं। तो ये सड़े गले मांस के अवशेषों को खाने का कार्य करता है। जंतु का नाम कहलाता है गिद्ध के नाम से। यह मृतक भक्षी जंतु है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। जंतु का नाम कहलाता है मृतक भक्षी। लेकिन अगर ये जंतु नहीं होगा तो सड़े गले मांस, बीमारियां वगैरह बढ़ती जाएगी। तो ये जंतु पिछले कुछ वर्षों से लगातार बहुत तेजी से घटा है भारत में। भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में जंतु बहुत तेजी से समाप्त हुआ है जंतु। और इसके समाप्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक पशुओं को दर्द निवारक दवा के रूप में दवाई दी जाती है, नाम कहलाती है डाइक्लोफेनेक के नाम से जानी जाती है। पशुओं को दर्द हुआ, दर्द होता है गायों वगैरह को, और पशुओं को दर्द होता है तो उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है डाइक्लोफेनेक का, उससे उनके दर्द कम हो जाता है। दर्द जब कम हो जाएगा तो डाइक्लोफेनेक दवा दी जाती है दर्द निवारक दवा के रूप में। और वही गायों वगैरह में गए, जब कभी गाय की बाद में मृत्यु होती है तो डाइक्लोफेनेक के कुछ अंश उसमें रह जाते हैं। जब गिद्ध जंतु उसको खाता है तो जीव जंतुओं को, ऐसे जिनको डाइक्लोफेनेक दी गई थी, उनको जब खाता है तो डाइक्लोफेनेक इसके शरीर में चला जाता है, तो कुछ अवशेष इसके शरीर में जाता है और ये डाइक्लोफेनेक दवा इसको सूट नहीं होती और इस कारण से इसकी क्या हुई है, मृत्यु हो गई है। पहले गांव वगैरह में खूब दिखते थे, अब आजकल दिखते नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये गिद्ध जंतु हैं, इसकी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमी आई है। और इसकी कमी आने का कारण क्या है, पशुओं को दर्द निवारक दवा के रूप में दी जाने वाली अर्थात औषधि नाम कहलाती है डाइक्लोफेनेक के नाम से जाना जाता है। ये डाइक्लोफेनेक के कारण इस जंतु की मृत्यु हुई है। तो इससे काफी सारा पर्यावरण को नुकसान हुआ है। तो IUCN की रेड डाटा बुक में इसे संकटापन्न जीव जंतुओं की सूची में शामिल किया गया है। नाम कहलाता है गिद्ध के नाम से। अब गिद्धों की संख्या कम होगी तो अब इसके संरक्षण के लिए इसके प्रजनन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हरियाणा में स्थान है, नाम कहलाता है पिंजौर। पिंजौर स्थान पर भारत का प्रथम इसका गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। इसके बाद में एक स्थान है, नाम कहलाता है राजभटखावा। राजभटखावा है पश्चिम बंगाल में, वहां पर भी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। और एक स्थान है रानी स्थान असम में, वहां पर भी प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। ये 3 प्रजनन केंद्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाम कहलाता है पिंजौर हरियाणा का, राजभटखावा पश्चिम बंगाल और रानी असम में। अब पिंजौर में जो पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था भारत का, तो इसके 2006 में संरक्षण परियोजना प्रारंभ की, प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो हरियाणा का वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक संस्था है जो भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करती है। बड़ी प्रसिद्ध संस्था है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। हरियाणा के वन विभाग व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संस्था ने मिलकर इसके संरक्षण के लिए कार्य किया है और प्रजनन केंद्र की स्थापना की है। पहला प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर स्थान पर स्थापित किया गया है। तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण है। नाम कहलाता है गिद्ध संरक्षण परियोजना के नाम से। यह एक मृतक भक्षी जंतु है, सड़े गले मांस जीव जंतु खाता है, नाम कहलाता है मृतक भक्षी जीव जंतु है। इसके संरक्षण के लिए परियोजना
2006 में प्रारंभ की गई है। पिछले कुछ वर्षों से इस जंतु की संख्या में भारत में भारी मात्रा में कमी हुई है। जिसके लिए जिम्मेदार कारक पशुओं को दर्द निवारक के रूप में पक्षी भी जंतु में शामिल होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पशुओं को दर्द निवारक दवा के रूप में दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक है। इस दवाई के कारण इस जीव जंतु की मृत्यु हुई थी। यह प्रमुख जिम्मेदार कारण कहा जाता है। बाकी आगे हम कल चर्चा करेंगे, आएंगे इसी में लौटकर टॉपिक को देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।